कि हमें चाइना की बराबरी करने में आगे 50 साल लग जाएंगे। और हमारे नौसेना के अधिकारियों ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भरोसा दिखाया था, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तो ठीक है, बट पनडुब्बी के मामले में इतने कैसे पिछड़ गए। देखिए, पनडुब्बी को हम साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी स्टिल्ट हो जाती है, कोई रडार सैटेलाइट इसको पानी के अंदर नहीं पकड़ पाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम लोग पाकिस्तान की पनडुब्बी को ट्रेस कर रहे थे, जो 21 दिन बाद ट्रैक हुई थी। सोचिए 21 दिन लग गया था हमें पाकिस्तान की पनडुब्बी। 21 दिन में कोई हथियार, कोई पनडुब्बी कितना तबाही मचा सकता है, आप आइडिया लगाइए। तो इन पनडुब्बियों के बारे में हम लोग समझते हैं, ये पानी के अंदर चलती है, इसे चलाने के लिए इसके प्रोपेलर को घुमाना पड़ता है। अब इन प्रोपेलर को घुमाने के लिए सिंपल सा है, इसके अंदर एक ठो इंजन सेट करते हैं, इंजन इसको नचा देगा। तो हम लोग एक इंजन लगा देते हैं, लेकिन जब इस पनडुब्बी को पानी के अंदर ले जाते हैं तो इंजन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन को धुआं निकलने के लिए भी चाहिए और इसको एयर भी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं यहाँ पर। तो पनडुब्बी को अंदर कैसे लेके जाया जाए, यहाँ पर अंदर तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर सोचा गया कि चलिए हम एक डीजल इंजन लगाते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में तो उतना पावर होता नहीं है, डीजल इंजन में ज्यादा पावर होता है। तो एक डीजल इंजन लगाते हैं, पनडुब्बी को आधा ऊपर रखते हैं और यहाँ ले आके यहाँ से ऊपर ऑक्सीजन ले लेंगे, धुआं छोड़ देंगे यहाँ पे, पनडुब्बी चालू हो जाएगी, काम करना लग जाएगा, इंजन तो काम ही कर देगा। लेकिन आप बताइए, जब यही करना था तो फायदा क्या है, तो काम तो शिप भी कर सकता था। पनडुब्बी का मेन काम है नीचे जाना, नीचे गया तो ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर ऑक्सीजन बिना इंजन चल ही नहीं सकता है यहाँ पे। तब क्या किया जाएगा, तब इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाया गया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पनडुब्बी को सतह के ऊपर लाया गया और डीजल इंजन चालू किया गया। डीजल इंजन चालू करके इसके अंदर बिजली बनाया गया, उस बिजली से बैटरी को चार्ज किया गया। तो बैटरी चार्ज हो गई। अब इस बैटरी के दम पर जब इसको अंदर जाना हुआ तो इंजन बंद करके अंदर चला गया और अंदर इसको बैटरी के दम पे ले जाया गया। यानी हाइब्रिड सिस्टम है, डीजल इंजन भी काम करेगा, बैटरी चार्ज होने के बाद पनडुब्बी अंदर चली जाएगी। यानी अंदर जाने के बाद पनडुब्बी डीजल इंजन पे नहीं चलती है, बल्कि वो बैटरी से चलती है। इसका दो फायदा होता है, एक तो भैया अंदर में डीजल इंजन चल ही नहीं पाएगा, दूसरा ये होता है कि बैटरी से चलने पर बहुत साइलेंटली चलती है। इसलिए इस पनडुब्बी को चलाने के लिए हमें एक डीजल इंजन चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में बैटरी चाहिए। इसीलिए हम इन पनडुब्बियों को डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं, ये पनडुब्बी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीजल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक भी चाहिए, तो डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं। बाहर आके डीजल इंजन चालू किया, बैटरी चार्ज करके अंदर चला गया। इसकी बैटरी इसे 2 दिन तक चला सकती है, तो 2 दिन तक ये आराम से चल सकता है। लेकिन हर 2 दिन के बाद इसे ऊपर आना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटे के लिए आएगा और उसी में ये अपना डीजल इंजन चालू करेगा। ऊपर आएगा, डीजल इंजन चालू करेगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर ये अंदर डीजल इंजन बंद करेगा और अंदर चला जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी है, जब हर 2 दिन के बाद ये इसे बाहर आना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ऊपर आता है चार्ज करने के लिए, एग्जॉस्ट करेगा ये सब, तो ये रडार के पकड़ में आ जाता है। तो रडार के पकड़ में आने के बाद ये स्टिल्थ नहीं रह जाता है। जब तक ये चार्ज करेगा, सैटेलाइट या रडार देख लेंगे सब, दुश्मन आ जाएगा। अगर दुश्मन आ गया, अब ये भागते भागते कि कुछ एरिया में घेरा जाएगा यहाँ पे, तो इसे मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे छुपाना जरूरी था। तो छुपाने के लिए ना स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती है, पूरी पनडुब्बी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक छोटा सा पाइप बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा पाइप क्या करता है, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी के तहत बाहर निकलेगा और यहां से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन सक करके इंजन चालू कर देगा और एग्जॉस्ट छोड़ देगा यहाँ पर। खैर, एग्जॉस्ट छोड़ना तो नॉर्मल है, अंदर भी छोड़ सकता है, बबल से बाहर आ जाएंगे, बट इसे स्नॉर्कलिंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल के सैटेलाइट और रडार इतना खचरा हो गया है सब कि स्नॉर्कलिंग को भी पकड़ लेता है। अब ये स्नॉर्कलिंग पकड़ा जाएगी तो ये तो स्टिल्थ रही नहीं। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे, तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी, बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे। लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे, और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है। इसीलिए इसका नाम ये एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है और ये मशीन कहलाती है AIP टेक्नोलॉजी। अब AIP टेक्नोलॉजी के लिए बैटरी चार्ज करना है तो इंजन, डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं
नहीं है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के अंदर ही एआईपी टेक्नोलॉजी से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। एआईपी टेक्नोलॉजी से ही बिजली बनेगा और बिजली इसके रखे अंदर की बैटरी सारी बैटरी कंपार्टमेंट को चार्ज कर देगा, तो इसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये जो हर 2 दिन पे बाहर आ जाता था चार्ज करने के लिए बैटरी, अब इसे बाहर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुद्र में, तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा। रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत की डीआरडीओ ने इस एआईपी टेक्नोलॉजी को बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे देशों के पास एआईपी टेक्नोलॉजी है, और एआईपी कई कैटेगरी का होता है। उसमें सबसे शांत ढंग से काम करने वाला, बिना वाइब्रेशन के, बिना शोर मचाए काम करने वाला जो एआईपी है, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा ना तो सोनार में पकड़ में आ जाएगा, तो वो होता है फ्यूल सेल टाइप का। तो डीआरडीओ ने जो बनाया है एआईपी, उसका नाम है फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ एक रिसर्च संस्था है, वो रिसर्च कर देगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो वो डीआरडीओ रिसर्च करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जिम्मेदारी एलएनटी को दे दी है। अब ये एलएनटी इसका उत्पादन करेगी, भारी भरकम बिजली घर का, जिसका नाम एआईपी है, और इसे हम अपनी पनडुब्बियों में फिट करेंगे। हमारे पास जो अभी के समय में बेहतरीन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस की बनी हुई पनडुब्बी है। तो हम इस मशीन को फ्रांस के पास भेजेंगे, क्योंकि फ्रांस अपनी, और पनडुब्बियों को भी फ्रांस में भेजेंगे कि भैया इसमें उतना बड़ा जगह बनाओ और इसको उसमें फिट करो। तो उसे हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। रेट्रोफिटिंग क्या होती है कि पुरानी मशीन में जब नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करते हैं तो उस क्रिया को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को जो फ्रांस से खरीद के लाए हैं, पनडुब्बी और एआईपी दोनों भेज देंगे फ्रांस में, वो वहां पे जाके रेट्रोफिटिंग करेगा। तो जो हमारी पुरानी कन्वेंशन पनडुब्बियां थी, कन्वेंशनल पनडुब्बियां चाहे पूरी तरह से बाहर आए या स्नॉर्कलिंग करें, हर 2 दिन पे आएंगी और सैटेलाइट से पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनका कोई खास रोल रहा नहीं आज के जमाने में। तो इसलिए एआईपी जरूरी है। एआईपी से ये 15 दिन बाद निकलेंगी, तो 15 दिन तक छुपे हुए अपने मिशन को कर सकती है। एआईपी का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलबे नहीं करती है। हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की। इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट, या 3 महीने। तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है। बट ये 3 महीने पे आती क्यों है? तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी। बट सोचिए 3 महीने तक गायब रहिएगा आप पूरी समुद्र के अंदर, कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, एआईपी टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह से। अब ये जो सबमरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ये भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ सबमरीन अटैक सबमरीन होती है जो टॉर्पीडो मारती है। पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। ये टॉर्पीडो मारती है, अंदर अंदर अटैक करती है, टॉर्पीडो मार के किसी भी दुश्मन के शिप को गिरा देती है। यहां देखिएगा आप, ये टॉर्पीडो के आने का निशान भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉर्पीडो आके इसे हिट कर दिया है। तो इसे हम अटैक सबमरीन कहते हैं। ये दुश्मन के शिप या दूसरी पनडुब्बियों को मार के गिरा देती है। और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन में ही मिसाइल सबमरीन। तो वो अटैक नहीं करती है, बल्कि उनके ऊपर में ना मिसाइल ट्यूब्स रखे होते हैं यहाँ पर, और इसमें से अचानक मिसाइल निकलता है और धड़ाधड़, देखिए समुंदर है, नीचे क्या दिख रहा है, समुंदर, कहां से मिसाइल आ रहा है किसी को पता नहीं, और ये मार के किधर चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो होता है ना, ये दूसरे देश को डराने के लिए होता है। किसी देश के आगे ले आके समुद्र के नीचे खड़ा कर दीजिए अपना न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, मारेगा, परमाणु बम वगैरह मार देगा। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर अचानक 30-40 परमाणु बम मार दिया कोई, पूरा देश उड़ जाएगा, तो कौन हमला करेगा, जवाब कौन देगा? तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मिसाइल लेके घूम रही हैं, वो मारेंगी, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगी यहां पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगी जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी ना? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आते हैं, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। किसी भी देश को, भारत को भी अपने सुरक्षा के लिए, नेवल सुरक्षा के लिए पनडुब्बी के 4 लेयर की जरूरत है। जो पहला लेयर है, वो फर्स्ट लेयर जो होना चाहिए, वो होना चाहिए कन्वेंशन सबमरीन का, जो स्नॉर्कलिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर 2 दिन पे बाहर आएगी। तो ये हमें भारत के बॉर्डर एरियाज में डिप्यूट करना चाहिए। जो डीप सी में जाएगा वो एआईपी इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि 15 दिन तक बिना निकले वो काम कर सके। और दूर का जो लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, कि दुश्मन का जहाज वगैरह पनडुब्बी आए तो मार दे। और एकदम डीप ब्लू ओशियन होना चाहिए, एकदम दूर दूर तक, तो वो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल। तो 4 टाइप की, कन्वेंशनल पास में हो गई, एआईपी टेक्नोलॉजी मिडिल में हो गई,
न्यूक्लियर अटैक और दूर हो गई, एकदम दूर रहना है तो न्यूक्लियर मिसाइल। तो हमारे पास चाहिए 4 लेयर की सिक्योरिटी, जबकि भारत के पास 4 लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है और हमारे पास एआईपी अभी भी किसी में इंस्टॉल नहीं है। तो हमारे पास एक कन्वेंशनल सबमरीन है और नहीं तो फिर मिसाइल मारने वाली, अटैक नहीं है। तो जबकि हमें चाहिए 4। आप लोग को क्या लगता है कि भारत सरकार को इन चारों लेयर पे सोचना चाहिए कि नहीं? जबकि हमारा दुश्मन जो है चाइना, उसके पास 4 लेयर की सिक्योरिटी है यहां पर, और उसके पास हमसे 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं और परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा है, एआईपी टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का उसके पास जखीरा है। यहां पर पूरी दुनिया को चौंका के रखा है चाइना ने। लेकिन चाइना के पास जब इतनी पनडुब्बियां हैं तो आखिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है? पनडुब्बी खतरनाक है, बट पनडुब्बी को भी तो मारा जा सकता है। तो इसके लिए हम अमेरिका के 2 जहाजों का यूज करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, और एक जहाज है जिसका नाम है P8I पोसाइडन। ये हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा होता है, सोनार, और इसके अंदर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सोनार वगैरह लगे होते हैं। ये पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता करते हैं, और अगर मान के चलिए इन्हें आभास हो जाता है कि नहीं गहराई पे शायद पनडुब्बी है, तो ये सोनो वॉइस नीचे गिरा देते हैं। इक्विपमेंट होता है एक तो सोनो वॉइस, ये क्या करते हैं नीचे सोनो वॉइस गिरा देते हैं समुद्र के अंदर। वो समुद्र के अंदर गिर के तरंगे छोड़ता है और पता लगा लेता है कि कहीं कोई पनडुब्बी तो है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई बाहर से स्नॉर्कलिंग से जांच कर रहा होगा या बाहर निकल के चार्ज कर रहा होगा तो उसको पकड़ लेगा। लेकिन एआईपी इक्विप होगा या परमाणु पनडुब्बी होगी तो निकलेगी ही नहीं। तो ये ऊपर ऊपर पूरे रडार से, हाई पावर के रडार से देख लेता है, और नहीं तो सोनो वॉइस गिरा के अंदर तक में देख लेता है। और इसके अंदर पूरा कमांड सेंटर होता है, पूरा कमांड सेंटर। जैसे ही इन लोगों को कोई पनडुब्बी दिखती है कहां पे है, तुरंत उसका लोकेशन अगल बगल के जहाजों को दे दिया जाता है कि जाके मारो। अब जो पहले पहुंच गया वो जाके उसे मारता है। सपोज कोई हेलीकॉप्टर था तो हेलीकॉप्टर उसको टारपीडो गिरा देगा। टारपीडो पानी में घुस के मार करने वाली मिसाइल होती है, तो हेलीकॉप्टर मार के गिरा देगा। अगर नेवी का कोई जहाज है तो जहाज उसको मार के टारपीडो से गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी उस दुश्मन की पनडुब्बी के पास है तो वो अपने टारपीडो से मार के गिरा देगी। कोई नेवी का शिप है तो शिप के ऊपर भी टारपीडो लगा होता है, कहीं से मार के गिरा दिया जाएगा जहां भी पकड़ में आएगा तो, और ये जाके दुश्मन की पनडुब्बी को तहस नहस कर देता है। तो हमारे पास एंटी सबमरीन वारफेयर में हम चाइना के आगे हैं, बट सबमरीन के मामले में हम चाइना के पीछे हैं। हमसे ज्यादा सबमरीन है चाइना के पास, बट मारने की क्षमता चाइना से बेहतर है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसे मार सकते हैं। कई बार पनडुब्बियां काफी पास में आ जाती हैं तो उन पर टारपीडो नहीं काम करता है, एकदम पास में आ जाएगी। जैसे इंडियन नेवी का मान के चलिए जहाज है और नीचे अचानक कोई पनडुब्बी आ गई, तो उसके लिए डेप्थ चार्ज का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डिस्ट्रॉयर, कॉर्बेट या फ्रिगेट जहाजों पे देखेंगे ऐसे गोल गोल सर्किल बना होता है। अब इसको जूम करके दिखाते हैं, ये इसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। इसके अंदर बारूद भरा होता है और जिस एरिया में चारों ओर घूम सकते हैं, जिन्हें इन्हें कोऑर्डिनेट मिलता है कि इधर दुश्मन की पनडुब्बी है, धड़ 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 यहाँ पे डेप्थ चार्जर फेंक देते हैं। ये डेप्थ चार्जर बड़ी खतरनाक होते हैं। जब हम इन डेप्थ चार्जरों को फेंकते हैं तो ये पानी में जाते हैं, और जब पानी में ये चले जाते हैं तो पानी के नीचे जाते हैं 100-200 फीट नीचे, और 100-200 फीट नीचे जाने के बाद ना ये पानी में जाकर बम से फटते हैं एकदम। और पानी में जाने के बाद इतना जोर से फटते हैं ना कि पानी के अंदर एक झटका हो जाता है। तो पानी के अंदर जब झटका लगता है ना तो पनडुब्बी इंप्लोज कर जाती है, अंदर से पिचक जाती है, और जैसे पिचकेगी पनडुब्बी ब्लास्ट कर जाती है। जैसे कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज के बगल में कोई बम फोड़ दे बम से, तो उड़ते हवाई जहाज के बगल में बम फोड़ेंगे तो हवाई जहाज इसे डिसबैलेंस होगा, और इतना हाई स्पीड और इतना प्रेशर में रहता है कि वो चकनाचूर हो जाएगा वहां पे, तो वही इंप्लोजन से हो जाता है। तो डेप्थ चार्जर डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं बल्कि अगल बगल में, इसलिए अंधाधुन 50-60 गो डेप्थ चार्जर फेंका जाता है, और जिस वजह से पनडुब्बियां इंप्लोज करके अंदर की ओर फट जाती है, क्योंकि अचानक झटका लगेगा तो उसका मेटल पचकेगा और समुद्र प्रेशर इतना लगाएगा कि डेप्थ चार्जर की वजह से ये पनडुब्बियां तबाह हो जाएंगी। तो आप देखिए कि हमारे पास भले पनडुब्बी नहीं है लेकिन पनडुब्बी मारने की क्षमता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ससुरा पनडुब्बी अगर दिख गई तो उसको मारना बड़ा इजी है। पनडुब्बी भले खतरनाक है लेकिन दिख गई तो मारना बहुत इजी है, क्योंकि कोढ़िया होती है पनडुब्बी, धीरे धीरे चलती है 40-50 की स्पीड में, तो उसको टारपीडो से मार देगा, मिसाइल से मार देगा, डेप्थ चार्जर से मार देगा। इसलिए जरूरी है कि पनडुब्बियों को लोकेशन ही न पता चले। इसलिए जब पनडुब्बी गहराई में होती है तो इसका लोकेशन नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर रसद खाने की सप्लाई के लिए या हथियार की रीफिलिंग के लिए वापस आती है अपने बेस पे, तो ट्रैक हो जाती है ऊपर सैटेलाइट से। इसलिए इसके लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, इसमें घुस जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ये पहाड़ों के अंदर रहेगा। तो भारत एक प्रोजेक्ट वर्षा चला रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हम विशाखापट्टनम के पास रामबिली नामक एक जगह में हम अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहे हैं, जिससे कि पनडुब्बी अंदर आके फिर हथियार लोड करके चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आया या नहीं आया।
नहीं तो फिर अगर मान के चलिए भारत के पास पनडुब्बी है कोई, अगर बेस में गई तो दुश्मन को पता चल जाएगा ना कि अभी तो बेस में गई है, हमला कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रामबिली में इसे बनाया जा रहा है। हमसे पहले चाइना इसे बना के रख चुका है। चाइना का जो है यहाँ पे हैनान एक प्रांत है, चाइना का हैनान द्वीप चाइनी नौसेना का एकदम गढ़ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैविली मिलिटराइज्ड ये द्वीप है हैनान द्वीप। इस हैनान द्वीप के पास चाइनीज पनडुब्बियों का जखीरा है और वहां पे यूलिन नेवल बेस है। आप ध्यान से देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि पानी के अंदर एक पनडुब्बी दिख रही होगी और ये पनडुब्बी इस यूलिन नेवल बेस के अंदर जा रही है। और यहां अंदर जाने के बाद यहां पर इसके अंदर मेंटेनेंस, रिफिटिंग, हथियार लोडिंग, खाना पीना जो भरना है भर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे यूलिन नेवल बेस में है यहाँ पे। तो भारत भी इस प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ पर। अब नेवी में आप अक्सर एक शब्द यूज सुनते होंगे, किसी शिप को बोलता है कॉर्बेट है, किसी को फ्रिगेट कहता है, किसी को डिस्ट्रॉयर होता है, तो कोई लैंडिंग शिप होते हैं, कोई पेट्रोल वेसल होता है, कोई कैरियर होता है, कोई इम्फीबियस होते हैं। सब ये अक्सर आप लोग सुने होंगे यहाँ पे। और पनडुब्बी के मामले में अगर आप यूपीएससी मेंस लिखेंगे तो साइंस एंड टेक के पार्ट में आपको ये तो अच्छा खासा आपको लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे कि पनडुब्बियों के लिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, तो पनडुब्बी में दो चीज आप सुनते होंगे यहाँ पर कि एक प्रोजेक्ट 75, 75 आई, 76, 77, 877 क्या है। अगर ये समझ में आ गया प्रोजेक्ट तो ससुरा वो अलग दिमाग खाता है। पनडुब्बियों का क्लास कोई होता है स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, अकूला क्लास, टाइप 152, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास। अगर क्लास खत्म हुआ तो कन्वेंशनल सबमरीन, परमाणु सबमरीन, मिसाइल सबमरीन, अटैक सबमरीन, एआईपी वाला। तो एआईपी कन्वेंशनल मिसाइल तो समझा दिए, अब बच गया ये प्रोजेक्ट वाला। तो प्रोजेक्ट वाले को